संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संख्या 1938 की बैठक को खुला घोषित किया गया है। इस बैठक का प्रारंभिक एजेंडा यूक्रेन की शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अब मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति श्री वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को मंजिल दूंगा। शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रिय सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान करते हैं और उसे पूरा करते हैं, राज्यों के प्रिय प्रतिनिधि और नेता जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक ऐसी संस्था है जो नियमों के अनुसार सभी के लिए प्रसिद्ध और परिभाषित नियमों के लिए काम करती है, जिनका अभी भी रूस के प्रतिनिधियों द्वारा पालन किया जाता है। वे अभी तक इस हॉल में शब्दों के बजाय हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सुरक्षा परिषद में उनके बगल में बैठने वालों की कुर्सियों को भी नहीं खटखटा रहे हैं। लेकिन शायद किसी को आश्चर्य नहीं होगा अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हॉल को रूस के प्रतिनिधियों द्वारा हिंसा के क्षेत्र में बदल दिया जाए। रूस पहले से ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कर रहा है। रूस पहले से ही इस दुनिया के किसी भी नियम का उल्लंघन कर रहा है। यह केवल समय की बात है जब रूस इस अंतिम अंतर्राष्ट्रीय संस्था को नष्ट कर देगा जो अभी भी कार्य कर सकती है। मैं अब आपको कार्रवाई के लिए बुलाता हूं। दुनिया में कोई भी अब सैकड़ों उदाहरणों का नाम दे सकता है कि कैसे रूस अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शरीर को नष्ट कर देता है, लगातार वृद्धि को उकसाता है, लगातार युद्ध के मैदान पर नई क्रूरता के साथ बात करने के किसी भी प्रस्ताव का जवाब देता है, यहां तक कि अधिक से अधिक संकट और खतरे यूक्रेन और दुनिया। और ये बातें सभी के लिए स्पष्ट हैं। मैं अब केवल 5 स्थितियों का नाम दूंगा जो अभी हो रही हैं। सबसे पहले, रूस ने ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा हटाने और यूक्रेन की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को रोकने के लिए आईएईए के आह्वान को नजरअंदाज कर दिया। यह तथ्य साबित करता है कि रूस जानबूझकर दुनिया को विकिरण आपदा के कगार पर रख रहा है। दूसरा, यह परमाणु ब्लैकमेल है। परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी रूसी अधिकारियों और प्रचारकों की निरंतर कथा है। इससे साबित होता है कि रूस को परमाणु हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह दुनिया की सुरक्षा की गारंटी देने में असमर्थ है। यह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरों के खिलाफ भी दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है। तीसरा, पिछले सप्ताह मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना शांति सूत्र प्रस्तुत किया। शांति के इस वास्तविक मार्ग पर रूस की प्रतिक्रिया लामबंदी की घोषणा थी। रूस ने जानबूझकर अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों के स्वदेशी लोगों पर लामबंदी पर ध्यान केंद्रित किया। रूस न केवल काकेशस या साइबेरिया के क्षेत्रों को नियंत्रित करता है, जहां स्वदेशी लोगों से अधिक पुरुषों को जुटाने के लिए सब कुछ किया जाता है। रूस यूक्रेनी क्रीमिया को भी नियंत्रित करता है, जिसे उसने 2014 में जब्त कर लिया था। क्रीमिया के सभी जातीय समूहों में यह स्वदेशी लोगों के पुरुष थे, क्रीमियन टाटर्स, जिन्हें कुल जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक रूसी लामबंदी सम्मान प्राप्त हुआ था। यह एक स्पष्ट रूप से नरसंहार नीति है। चौथा, पूरी दुनिया के सामने रूस यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र पर जनमत संग्रह नामक एक स्पष्ट तमाशा कर रहा है। लोगों को धमकाकर टीवी की तस्वीर के लिए कुछ कागजात भरने को मजबूर किया जाता है। छद्म जनमत संग्रह के परिणाम पहले से ही आविष्कार किए गए थे, जैसे कि यूक्रेनी से रूसी में कब्जे वाले क्षेत्रों की आबादी के पासपोर्ट के जबरन परिवर्तन को पहले से किया गया था। और यह किसके लिए है? और इसका उत्तर अगले बिंदु में है। पांचवां, कब्जे वाले क्षेत्रों का कब्जा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सबसे क्रूर उल्लंघन अन्य राज्यों के क्षेत्रों को चुराने का प्रयास है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों को मिटाने का एक प्रयास है। यह यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में पुरुषों को रूसी सेना में लामबंद करने के लिए मजबूर करने का एक बहुत ही निंदक प्रयास है ताकि उन्हें अपनी मातृभूमि के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जा सके। यह सब रोकने का एक ही उपाय है।
सबसे पहले रूस को अपने कार्यों के जवाब में पूरी तरह से अलग थलग करने की जरूरत है। एक राज्य जो वर्तमान में एक नरसंहार नीति लागू कर रहा है, दुनिया को एक विकिरण आपदा से एक कदम दूर रखता है और परमाणु हमले की धमकी देता है, वीटो के अधिकार के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं रह सकता है। रूस को सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर रखा जाना चाहिए। यदि इस तरह का बहिष्कार प्रक्रिया से जटिल है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रूस की भागीदारी को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, रूस के खिलाफ नए सख्त वैश्विक प्रतिबंधों की जरूरत है। आधुनिक दुनिया में कोई भी विलय एक ही समय में सभी राज्यों के खिलाफ एक अपराध है, जिसके लिए सीमाओं का उल्लंघन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा, कोई भी रूसी आपराधिक कार्रवाई हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलती है। हम ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकते। यूक्रेन में और इस युद्ध में हम न केवल अपनी स्वतंत्रता और अपने लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा करते हैं, बल्कि समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी रक्षा करते हैं। यूक्रेन को सभी आवश्यक रक्षा और वित्तीय सहायता प्राप्त करनी चाहिए ताकि हमलावर हार जाए। चौथा, यूक्रेन को सामूहिक सुरक्षा की कानूनी रूप से बाध्यकारी गारंटी मिलनी चाहिए। चूंकि हमारे देश की स्वतंत्रता विश्व की वैश्विक सुरक्षा के कई तत्वों के लिए इतनी मौलिक महत्व की है, इसलिए एक उपयुक्त सुरक्षा प्रणाली की भी आवश्यकता है। और पांचवां बिंदु, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई इसे समझे। यदि रूस इन छद्म जनमत संग्रह को सामान्य कानूनी मानता है, यदि वो तथाकथित क्रीमियन परिदृश्य को लागू करता है और यदि वह यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा करने का एक और प्रयास करता है, तो इसका मतलब यह होगा कि इस रूसी राष्ट्रपति से बात करने का कोई मतलब नहीं है। अनुलग्नक वो कदम है जिसके बाद यह राष्ट्रपति पूरी मानवता के खिलाफ हो जाता है। इस तरह के स्पष्ट संकेत की अब दुनिया के हर देश से जरूरत है। मुझे आपकी अभिनय क्षमता पर विश्वास है। मैं इस बैठक में भाग लेने के अवसर के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यूक्रेन की शान। मैं श्री वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को उनके भाषण के लिए धन्यवाद देता हूं।